हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएएस पॉइंट। आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं स्वायत्तता की मांग। ठीक है, तो अभी हमारा जो चैप्टर संघवाद चल रहा है और इसमें से काफ़ी सारी चीज़ें हम लोग समझ चुके हैं। जैसे कि बात करें कि संघवाद क्या है एंड भारतीय संविधान में संघवाद की शक्ति का विभाजन जो भी है और सशक्त केंद्रीय सरकार और संघवाद, तो इन सारी चीज़ों को हम लोग बहुत अच्छी तरीके से क्लियर कर चुके हैं। एंड मैं आपको बताई भी हूँ कि यहाँ पे जो 11th क्लास की एनसीईआरटी पार्ट सेकंड है इसका, ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे ये प्री में भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है और मेंस के लिए भी। ठीक है, तो आप में से 2013 से लेके जब से सिलेबस का पैटर्न चेंज हुआ है अभी 2019-20 तक के क्वेश्चन देखिए, तो इन चैप्टरों में से कहीं ना कहीं आपको 1 2 3 4 क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, इसलिए आप लोगों को ये एनसीईआरटी 10 बार 12 बार जितने बार हो सके उसे बिल्कुल रट डालिए तो बेहतर होगा। तो यहाँ पे अभी आप तो हमारे साथ कर ही रहे हैं, लेकिन खुद से भी आपको पढ़नी है ये, तभी क्या होगा कि बहुत अच्छे तरीके से आप समझ भी पाएंगे। तो इसमें हम लोग बात कर रहे थे स्वायत्तता की मांग। ठीक है, कि कई सारे राज्यों के द्वारा स्वायत्तता की मांग उठाई जाती थी, लगातार बात की जाती है और आज भी। पहले हमने इसके पीछे की कुछ कहानी देखी थी कि पहले क्या था कि जब तक कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, स्टेट में भी थी, सेंटर में भी थी, तो उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं हुई। बट जब आती है भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है, उसके बाद से कहीं ना कहीं कुछ ज़्यादा पब्लिक जो थे, यानी कि जो राज्य वाले थे, वो कहीं ना कहीं अपनी स्वायत्तता की मांग को बढ़ा देते हैं, क्योंकि वहाँ पे उत्तरदायित्व तो ज़्यादा होते हैं लेकिन आय के साधन हमने देखा कि कम होते हैं। ठीक है, और इसके बाद काफ़ी सारी चीज़ें आप लोग यहाँ पे जो भी रेगुलर देख रहे हैं समझे होंगे कि जितना पावर सेंटर के पास है उतना पावर हमारे यहाँ स्टेट के पास नहीं है। तो ये सारी वजह हैं कहीं ना कहीं कि स्वायत्तता की मांग उठी, और उठी क्या, बहुत ही प्रबल रूप में ये सामने आई। इसमें हम देखेंगे कि समय समय पर क्या होता है कि अनेक राज्य जो थे और राजनीतिक दलों ने क्या किया कि राज्यों को केंद्र के मुकाबले ज़्यादा स्वायत्तता देने की मांग उठाई। लेकिन क्या होता है कि विभिन्न राज्यों और दलों के लिए स्वायत्तता का अलग अलग मतलब हो सकता है, यानी कि हमारे यहाँ सिर्फ एक राज्य तो है नहीं, यहाँ पे कई सारे राज्य हैं। ठीक है, कई सारे राज्यों से मिलके एक देश बना हुआ है। तो इसमें से ऐसा नहीं कि मतलब वो एमपी गवर्नमेंट के लिए स्वायत्तता की मांग कुछ और होगी तो यूपी गवर्नमेंट के लिए कुछ और होगी। बिल्कुल यहाँ पे एक जैसी नहीं हो सकती है, अलग अलग ही होगी कि उन्हें किस सेक्टर पे स्वायत्तता चाहिए, यूपी वालों को कैसे चाहिए, और दक्षिण भारत की बात करें उनको कैसे अपनी स्वायत्तता के लिए वो बात करते हैं। अभी हम लोग एग्जाम्पल भी देखेंगे कई जगह का कि कैसे कैसे होता है। यहाँ पे क्या होता है, पहला जो आपको दिया गया है कि कभी कभी इन मांगों के पीछे यह इच्छा होती है कि शक्ति विभाजन को राज्यों के पक्ष में बदला जाए, यानी कि जो शक्तियों का आप डिवाइडेशन करते हो उनको कैसा होना चाहिए, राज्यों के पक्ष में बदला जाए। ठीक है, तथा राज्यों को ज़्यादा तथा महत्वपूर्ण अधिकार दिए जाए। समय समय पर अनेक राज्यों जैसे तमिलनाडु हो गया, पंजाब हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया आपका, और दलों यानी कि द्रुमक, अकाली दल और माकपा, ये ने क्या किया कि स्वायत्तता की मांग की। यानी कि राज्य और दल, दल यानी कि जो राजनीतिक पार्टियां होती हैं उनके अलग अलग अपना, कि ये बीजेपी दल के हैं, वो कांग्रेस दल के हैं, ये माकपा के हैं, ये भाजपा के हैं, मतलब ऐसे होता है। ठीक है, और ये सारी चीज़ें हम लोग अच्छे तरीके से समझ भी चुके हैं। तो यहाँ पे अब बिल्कुल यदि मैं कहूँ तो ऐसा कह सकती हूँ कि कहीं ना कहीं आपका राजनीति से रिलेटेड जो बेस होता है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं क्लियर हो चुका है। एक तो राजनीति का यदि सेंस आपके माइंड में सिर्फ ये आ रहा है चुनाव लड़ना, तो ये सब बिल्कुल भी नहीं कि चुनाव लड़ना होता है। यहाँ पे राजनीति का मतलब कई सारे उससे एंगल से हम निकाल सकते हैं। तो इसमें क्या बताया गया कि अनेक दल, यानी कि चाहे वो राज्य हों, तमिलनाडु ने भी ऐसा कदम उठाया, पंजाब ने भी, पश्चिम बंगाल ने, उन्होंने बात क्या की कि कहीं ना कहीं जब शक्तियों का विभाजन हो तो हमें ज़्यादा पावर दी जाए, क्योंकि हमारे पास जिम्मेदारियां ज़्यादा है। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि हमें ज़्यादा पावर मिलनी चाहिए। अभी आप ये सारे मुद्दों को ध्यान में रखिएगा। सेकंड क्या आता है कि एक जो अन्य मांग ये है कि राज्यों के पास आय के स्वतंत्र साधन होने चाहिए, यानी कि राज्यों के पास क्या साधन होने चाहिए, आय के। आय मतलब आपका जो भी वित्त व्यवस्था वाली बात करें यदि, तो वो कहीं ना कहीं उनके पास थोड़ा स्ट्रांग होना चाहिए। और जो आय के साधन है,
चाहे वो टैक्स से पैसा आए, चाहे वो किसी तरीके से भी आए, तो इनके पास थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए और संसाधनों पर उनका ज़्यादा नियंत्रण भी होना चाहिए। इसे वित्तीय स्वायत्तता भी कहते हैं। तो वित्तीय स्वायत्तता की भी ये मांग उठाते हैं कि हमें चाहिए। ठीक है, तो जब भी वित्तीय स्वायत्तता बढ़ाए तो आपके चेहरे भयानक ना हो, थोड़ा अच्छे से मतलब समझ के चलिएगा कि मतलब क्या है कि हमारे जो आय के साधन हैं कहीं ना कहीं हमें स्वतंत्र रूप से इसमें स्वतंत्रता मिलनी चाहिए कि हम उस तरीके से वसूल सकें। अब क्या होता है कि 1977 में पश्चिम बंगाल की वामपंथी सरकार ने केंद्र राज्य संबंधों को पुनर्भाषित करने के लिए क्या किया कि एक दस्तावेज प्रकाशित किया। तमिलनाडु और पंजाब की स्वायत्तता की मांगों में भी ज़्यादा वित्तीय अधिकार हासिल करने की मंशा छुपी हुई है। यानी कि जितने भी स्टेट हैं तो ज़्यादातर ओवरऑल देखें तो इनमें कौन सी स्वायत्तता की ये मांग करना चाहते हैं। तो पावर की तो ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं वित्तीय स्वायत्तता की मांग हर एक स्टेट से कुछ तो कह रहे हैं, कुछ नहीं कह रहे हैं, लेकिन छुपी हुई बातें मतलब समझ में आती है कि हाँ मतलब इन्हें भी कुछ ऐसे अधिकार चाहिए। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि जो स्वायत्तता की मांग का जो तीसरा पहलू है वह प्रशासकीय शक्तियों से संबंधित है और विभिन्न राज्य प्रशासनिक तंत्र पर केंद्रीय नियंत्रण से नाराज रहते हैं। यानी कि जो अलग अलग स्टेट होते हैं वो क्या करते हैं, मतलब जो हमारे यहाँ की हम बात करें प्रशासकीय शक्तियों से ये संबंधित होते हैं। जो हमारा थर्ड यहाँ पे देख रहे हैं, ये क्या होता है कि जो विभिन्न राज्य होते हैं प्रशासनिक तंत्र पर केंद्रीय नियंत्रण से क्या रहते हैं, नाराज रहते हैं। क्योंकि जो प्रशासन का कंट्रोल है ना, कि प्रशासन पे जिसका कंट्रोल है वो सेंटर का है, स्टेट का नहीं। अभी हमने देखा था कि एक डीएम का कंट्रोल किसके हाथ में है, एक डीएम का कंट्रोल आपके केंद्र सरकार के हाथ में, एक आईपीएस का कंट्रोल किसके हाथ में है, आपके केंद्र सरकार के हाथ में, एक स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में नहीं है। तो इसके कहीं ना कहीं पॉजिटिव सेंस भी है और नेगेटिव सेंस भी है कि स्टेट के हाथ में होता तो फिर वही था कि राजनीतिक पार्टियां जितनी आती उतनी उन्हें सस्पेंड करके चली जाती। क्योंकि बहुत ज़्यादा फिर होता है ना, करप्शन भी बढ़ता, कई सारी प्रॉब्लम्स होती। लेकिन उसके कुछ फ़ायदे भी हम मतलब दोनों ही चीज़ों को लेके चलेंगे ना कि इसके नकारात्मक पहलू क्या है, सकारात्मक पहलू क्या है। हो सकता है कि इनके पास पावर होती, उनके पास जाने का डर होता, बहुत अच्छे तरीके से वो और अच्छे तरीके से काम करने की कोशिश करते या कुछ और मतलब इसमें हम शामिल कर सकते हैं। तो इसमें से इनका क्या कहना है कि जो राज्य प्रशासनिक तंत्र पर जो केंद्रीय नियंत्रण है वो नहीं होना चाहिए था। ठीक है, और इसके बाद हम देखते हैं इसके अतिरिक्त जो स्वायत्तता की मांग सांस्कृतिक और भाषाई मुद्दों से जुड़ी हुई भी हो सकती है। तमिलनाडु में क्या हुआ कि हिंदी के वर्चस्व का विरोध और पंजाब में पंजाबी भाषा और संस्कृत के प्रोत्साहन की मांग इसके कुछ एग्जाम्पल है। और कुछ राज्य जो है हमारे ऐसा महसूस करते रहे हैं कि हिंदी भाषी क्षेत्रों का अन्य क्षेत्रों पर वर्चस्व है। और दरअसल क्या हुआ कि 1960 के दशक में तो कुछ राज्यों में हिंदी को लागू करने के विरोध में आंदोलन भी हुए हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे दूँ कि यदि आप लोगों को ऐसा लग रहा हो कि हिंदी का मतलब जो अभी हम बोल रहे हैं वो हिंदी है, या कि जो आप मतलब यहाँ पे यदि हम बोले हिंदी में कई सारी इसकी उपबोलियाँ होती हैं। ठीक है, तो यदि वो भी बोली जा रही हैं, कोई राजस्थानी बोल रहा है, कोई पंजाबी बोल रहा है, कोई गुजराती बोल रहा है, कोई मराठी बोल रहा है, तो वो भी कहीं ना कहीं आपकी हिंदी लैंग्वेज में ही आती है। ठीक है, हिंदी का मतलब ये खड़ी बोली वाली हिंदी तो ठीक है कि वो तो आप भी बोल रहे हैं, हम भी बोल रहे हैं और यहाँ पे कहीं ना कहीं समझ में भी आ रही है। ठीक है, लेकिन यदि आप अपने यहाँ की लैंग्वेज बोल रहे हैं वो भी आपकी हिंदी में ही इंक्लूड होती है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना, कभी भी कोई आपको बहका दे कि ये थोड़ा सा बोल दे कि यहाँ से तो वो जा रहे थे आ रहे थे, या खड़ी हिंदी ना बोल के कुछ और तरीके की हिंदी जैसे आपके रीजनल लैंग्वेज में बात करें तो हम कंफ्यूज हो जाएं कि ये तो कौन सी बोली है। तो ऐसे नहीं होना है। हिंदी भाषा जो है इसकी कई सारी बोलियां हैं, तो यहाँ पे वो हिंदी में ही इंक्लूड होगी, बस इतना आपको याद रखना है। इनके अस्तित्व के लिए भी कहीं ना कहीं राज्यों पे मांग उठती रहती है। अब आता है यहाँ पे कि राज्यपाल की भूमिका तथा राष्ट्रपति शासन, थोड़ा सा इसके बारे में भी देखते हैं कि क्या कैसे है। यहाँ पे क्या हुआ कि राज्यपाल की जो भूमिका है केंद्र और राज्यों के बीच हमेशा ही विवाद का विषय रही है।
यानी कि राज्यपाल की भूमिका बताया गया इसमें केंद्र और राज्य के बीच हमेशा ही क्या रहा, विवाद का। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा कि विवाद का विषय रही है। और राज्यपाल निर्वाचित पदाधिकारी नहीं होता है, आपके जो गवर्नर होते हैं वो निर्वाचित नहीं होते हैं। जब निर्वाचित नहीं होते हैं तो फिर ये कैसे यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे क्या होता है कि अधिकतर राज्यपाल सेवानिवृत्त सैन्य अधिकारी, लोक सेवक या राजनीतिज्ञ हुए हैं। कौन मतलब किस सेक्टर के लोग जो हैं वो राज्यपाल बन सकते हैं, तो या तो सेवानिवृत्त जो सैन्य अधिकारी होंगे, चाहे कोई भी डिफेंस का आप ले लीजिए, उसके बाद लोक सेवक यानी कि जो भी आपके IPS IFS होंगे ऐसे। ठीक है, और उसके बाद हम बात करें राजनीतिज्ञ, ये क्या होते हैं कि आपके राज्यपाल बनाए जा सकते हैं। फिर क्या होता है, यानी कि इसमें ये नहीं कि बस यही बनाए जा सकते, मतलब ज़्यादातर अभी तक देखा गया है कि इन्हीं सेक्टरों से राज्यपाल को चुना जाता है। ठीक है, आप पर्टिकुलर बस यही मत मान लीजिएगा कि यही 3 सेक्टर हैं जिससे राज्यपाल चुने जाते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं लिखा है इसमें। तो इसमें क्या हुआ कि राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा होती है। जो राज्यपाल होता है, आप चाहे तो अपने नोट्स में लिख लें, या तो पूरा आप राज्यपाल के बारे में पूरा ब्यौरा एक बार आप पढ़ के, आपको लक्ष्मीकांत में मिल जाएगा, पढ़ के उसे फिर लिख लीजिएगा। तो इसमें क्या हुआ कि जो राज्यपाल की आपकी नियुक्ति होती है गवर्नर की, किसके द्वारा की जाती है, केंद्र सरकार द्वारा होती है। ठीक है, अतः राज्यपाल के फैसलों को अक्सर राज्य सरकार के कार्यों में केंद्र सरकार के हस्तक्षेप के रूप में देखा जाता है। और क्या होता है कि जब केंद्र और राज्य में अलग दल सत्तारूढ़ होते हैं तब राज्यपाल की भूमिका और विवादास्पद हो जाती है। यानी कि केंद्र में जब अलग दल हो और राज्य में जब अलग दल हो, तो राज्यपाल मतलब कि यहाँ पे यदि हम बात करें कि राज्यपाल की जो भूमिका है और ही विवादास्पद हो जाती है। अभी पश्चिम बंगाल में आप देखिएगा, यहाँ पे राज्यपाल से रिलेटेड काफ़ी सारी बातें आपको सुनने को भी आई होंगी। एंड क्योंकि यहाँ पे अभी हमने पढ़ा ना कि जब केंद्र की गवर्नमेंट अलग है, अलग पार्टी से है, राज्य की गवर्नमेंट अलग पार्टी से है, ठीक है, तो प्रॉब्लम्स और ज़्यादा क्रिएट होती है। और बीच में पिसता कौन है, राज्यपाल यहाँ पे, क्योंकि राज्यपाल जो है वो सेंटर गवर्नमेंट के द्वारा चुना जाता है। ठीक है, तो इसमें से ये ध्यान रखना आपको। और यहाँ पे क्या हुआ कि केंद्र और राज्य संबंधों से जुड़े जो भी हमारे मसलों की पड़ताल के लिए केंद्र सरकार द्वारा 1983 में एक आयोग बनाया गया। और यहाँ पे क्या किया गया कि इस आयोग को सरकारिया आयोग, ये आयोग आप याद रखिएगा कब बनाया गया था, 1983 में। आयोग का नाम है सरकारिया आयोग। किस लिए बनाया गया था, तो केंद्र और राज्य से के संबंधों में जो भी जुड़े मसले हैं उनकी पड़ताल करने के लिए। तो इसने क्या किया कि इस आयोग ने 1998 में अपनी एक रिपोर्ट पेश करता है और यह सिफारिश की थी कि राज्यपालों की नियुक्ति अनिवार्य तथा निष्पक्ष होकर की जानी चाहिए। यानी कि जो राज्यपाल की नियुक्ति है तो कैसी की जानी चाहिए, अनिवार्य एवं निष्पक्ष होकर की जानी चाहिए। कि फिर यदि आपने नियुक्त कर दिया तो उसमें कोई दबाव नहीं होना चाहिए कि वो सेंटर गवर्नमेंट का उस पर दबाव चले, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा किस आयोग की रिपोर्ट में कहा गया था, सरकारिया आयोग की रिपोर्ट 1983 में इसका गठन होता है आयोग का, 1998 में अपनी रिपोर्ट पेश करते हैं। तो ये बात आपको याद रखनी है। याद रखने के साथ साथ प्लीज़ अभी आप अपनी नोट्स में इसे लिख लीजिए तो बेहतर होगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करें कि एक और कारण से राज्यपालों की शक्ति और भूमिका विवादास्पद हो जाती है। वो कैसे होती है कि संविधान के जो भी सर्वाधिक विवादास्पद प्रावधानों में से एक अनुच्छेद आपका है आर्टिकल 356। इसमें क्या होता है कि इसके द्वारा राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। और इस प्रावधान को किसी समय, यानी हम बात करें कि किसी भी राज्य में तब लागू करते हैं जब ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई हो कि उस राज्य का शासन इस संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जाता। आर्टिकल 1 दिया गया आपका, इसे भी आप नोट करिए। अभी राष्ट्रपति के पास 3 तरह के आपातकाल या 3 तरह की शक्तियां हैं कि जिसमें से वो क्या कर सकता है, आपातकाल लगा सकता है। चाहे फिर वित्तीय आपातकाल हो, चाहे वो राज्य में यदि हम बात करें कि यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। एक और है कि पूरा मतलब हमारा राष्ट्रीय शासन भी होता है कि राष्ट्रीय आपातकाल भी लगाया जा सकता है। ठीक है, तो राष्ट्रीय आपातकाल का मतलब कि पूरे देश में
लेकिन कि यहाँ पे हम देखते हैं कि जो भी राज्य के लिए होता है, तो इसमें क्या होता है, राष्ट्रपति के पास ही ये पावर होती है और उस टाइम पे राष्ट्रपति शासन जो लगाया जाता है आर्टिकल 356। यानी कि एक क्वेश्चन तो आपका यही तैयार हो गया। आप स्टेट में यदि एग्जाम देंगे स्टेट का, तो वहाँ पे बिल्कुल डायरेक्ट ऐसे ही क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है, या आर्टिकल 356 के तहत कौन सा मतलब यहाँ पे किसे पावर है या कौन सा जो भी शासन है वो लगाया जा सकता है। तो ये आपको याद रखना है कि राष्ट्रपति शासन लागू होता है आर्टिकल 356 के तहत। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है कि अब लागू कब होता है, कि जब क्या होता है कि ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो गई हो कि और जो राज्य है उस राज्य का शासन संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता है, और परिणाम स्वरूप संघीय जो राज्य हमारी हम बात करें कि संघीय सरकार राज्य सरकार का अधिग्रहण कर लेती हैं, और इस विषय पर राष्ट्रपति द्वारा जारी उद्घोषणा को संसद की स्वीकृति प्राप्त करना जरूरी होता है, और राष्ट्रपति शासन को अधिकतम 3 वर्षों तक बढ़ाया जा सकता है। यानी कि राष्ट्रपति शासन कब तक लगाया जा सकता है, 3 वर्षों तक लगाया जा सकता है। बट अभी थोड़ा सा आप राष्ट्रपति शासन को और अच्छे से समझिए। यहाँ पे क्या होता है, मान लीजिए थोड़ा सा हम एग्जाम्पल लेते हैं, ये हमारा घर है, ठीक है, ये इस साइड बड़े भाई साहब का घर है, यहाँ पे छोटे भाई साहब का घर है। अब क्या हो रहा है कि हमारे पापा भी यहीं कहीं रह रहे हैं, ठीक है। अब इनमें से कहीं ना कहीं इनकी व्यवस्थाएं बहुत अच्छे तरीके से चल रही हैं, ठीक है, जो इनके रूल रेगुलेशन है उसी के अकॉर्डिंग इन बड़े भाई साहब की बहुत अच्छे तरीके से सब कुछ चल रहा। लेकिन क्या हुआ कि यहीं पे छोटे भाई साहब के यानी कि दूसरे जो हैं उनके बेटे, कहीं ना कहीं उनका जो लाइन लेंथ है वो थोड़ा बिगड़ रहा है, ठीक है। तो उसमें क्या करेंगे, ये अपना कंट्रोल कर लेंगे। पहले तो ये छोड़ दिए थे कि भाई अपना अपना देखो, तुम दोनों अब अपना अपना देखो, अब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। लेकिन जब पता चलता है कि भैया ये तो कुछ गलत ही डायरेक्शन पे जा रहे हैं, कहीं ना कहीं यहाँ पे गड़बड़ी है, अब हमें हस्तक्षेप करने चाहिए, तो फिर राष्ट्रपति महोदय यहाँ पे क्या करते हैं, यानी कि सेंटर गवर्नमेंट के पास आपको पता ही है कि पावर है, तो उसमें से वो क्या करेंगे कि सेंटर के अधिग्रहण में कर लेंगे। जो स्टेट है ना, स्टेट में अब जितने भी काम होंगे तो वहाँ पे फिर राज्यपाल का कोई रोल नहीं रह जाता है, सीधे वो राष्ट्रपति के अधिग्रहण में आ जाता है, ठीक है। और सेंटर में पूरा जो भी नियम कानून उस टाइम पे जब बनाए जाएंगे तो सेंटर ही बनाएगा। उस राज्य के लिए जो भी बातें होगी इम्पोर्टेंट होगी कि अभी ही बनाना है, तो सेंटर ही बनाएगा। स्टेट के पास वो पावर ख़त्म हो जाती है जब तक कि राष्ट्रपति शासन लगा रहता है। और राष्ट्रपति शासन क्यों लगता है, आपको समझ में आ गया कि जब कहीं ना कहीं संवैधानिक अनुसार से यहाँ पे व्यवस्थाएं नहीं चल रही थी कि पिताजी के रेगुलेशन के अनुसार ये छोटे वाले बेटे कुछ और ही तरीके का जा रहे थे, तो वहाँ पे राष्ट्रपति क्या करते हैं, यानी पिताजी अपने हाथ में उस कंट्रोल को ले लेते हैं, ठीक है, कि उनके घर की अब बागडोर हमारे हाथ में होगी। और यहाँ पे ये नहीं है कि पिताजी उम्र के लिए ले लेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा वो 3 साल के लिए ले सकते हैं, ठीक है। हालांकि इसे बढ़ाया जाता है, तो आप हर 3 साल बाद इसे बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन इतना टाइम तक हालांकि लगता नहीं, 5 महीने 6 महीने। बट इसमें जो एक है कि अधिकतम कितना हो सकता है, तो 3 वर्षों तक इसे बढ़ाया जा सकता है। एंड आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा राष्ट्रपति शासन। और नहीं समझ में आया तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिएगा ज़रूर कि नहीं समझ में आया, तो मैं दोबारा एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है कि राज्यपाल को यह अधिकार है कि वह राज्य सरकार को बर्खास्त करने तथा राज्य विधानसभा को निलंबित या विघटित करने की अनुशंसा कर सके। राज्यपाल के पास ये पावर है, ठीक है। और इससे क्या होता है कि अनेक विवाद पैदा हुए। कुछ मामलों में राज्य सरकारों को विधायिका में बहुमत होने के बाद भी बर्खास्त कर दिया गया। यानी कि कुछ मामलों में क्या हुआ, जब राज्यपाल के पास ऐसी पावर है कि वो बर्खास्त कर सकता है, उसे खारिज कर सकता है, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि दुरुपयोग किया गया, क्योंकि एक राज्यपाल पद है, ठीक है। अब यहाँ पे उस पद पे कोई इंसान आके, एक अच्छा इंसान आया तो उसका सदुपयोग करेगा, कोई बुरा इंसान आ गया तो उसका दुरुपयोग बिल्कुल करने से वो हिचकिचाएगा नहीं। और हो सकता है कि यहाँ पे प्रॉब्लम्स ऐसी, विवाद क्यों बना, क्योंकि कोई ऐसा बंदा आ रहा है जो कि क्या कर रहा है कि बहुमत है, मेजोरिटी है विधायिका में किसी भी पार्टी की, लेकिन उसे भी वो बर्खास्त कर दे तो कोई बोल नहीं सकता है। यानी कि क्या बताया गया इसमें, वही समझाया गया है कि राज्य सरकारों को
विधायिका में बहुमत होने के बाद भी उसे क्या कर दिया गया, बर्खास्त कर दिया गया। 1959 में क्या हुआ था कि केरल में, और 1967 के बाद अनेक राज्यों में बहुमत की परीक्षा के बिना ही सरकारों को बर्खास्त कर दिया गया, और कुछ मामले सर्वोच्च न्यायालय में भी दिए गए, तथा सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया कि राष्ट्रपति शासन लागू करने के निर्णय की जो संवैधानिकता की जांच पड़ताल न्यायालय कर सकता है। ठीक है। तो यहाँ पे यदि ये है कि केरल में भी कुछ ऐसा हुआ, और अनेक राज्यों में भी कई सारी ऐसी घटनाएं देखी गई कि जहाँ पे वो जांच पड़ताल ही नहीं कर रहे हैं कि भैया ऐसा होता है राज्यपाल के पास कि वो मंत्री से मांग सकता है कि आप अपनी बहुमत यहाँ पे साबित करो, हमें बताओ कि हाँ हम यहाँ पे मेजोरिटी पे हैं। नहीं साबित कर पा रहा, तब उसे बर्खास्त किया जाएगा। उसकी भी एक लंबी प्रोसेस होती, लेकिन आपका मन हुआ कि यहाँ से उसे निकालना है, आपने निकाल दिया, तो विवाद तो बनना ही है। क्योंकि अभी हमने देखा कि राज्यपाल सेंटर गवर्नमेंट के द्वारा चुना जाता है, स्टेट का कोई रोल नहीं होता कि कोई विधेयक उनको कोई विधायक चुनता, कोई उन्हें सांसद चुनता, मुख्यमंत्री के द्वारा बनाया जाता। जी नहीं, राज्यपाल बिल्कुल भी इन लोगों के द्वारा नहीं चुने जाते। तो इसमें से कहीं ना कहीं ये दिक्कत देखने को मिली, और इसमें से ये बताया भी गया कि सुप्रीम कोर्ट ने कि उसकी हम जांच पड़ताल करेंगे कि आपने राष्ट्रपति शासन लागू तो कर दिया, बट क्या वो सही था या नहीं था, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। अब आता है कि 1967 तक क्या हुआ कि अनुच्छेद जो आपका 356 का अत्यंत सीमित प्रयोग किया गया, और 1967 के बाद अनेक राज्यों में गैर कांग्रेसी सरकारें बनी, और जबकि केंद्र में सत्ता कांग्रेस के पास रही। अनेक राज्य में 1967 के बाद बाजी पलटती है। ठीक है, क्योंकि कोई भी इंसान ज़्यादा दिन तक नहीं रह सकता, ज़्यादा कुछ भी हो नुकसानदायक होता है। यहाँ भी ज़्यादा टाइम तक कांग्रेस रही, काफ़ी लंबे टाइम तक रही, और कहीं ना कहीं हम लोगों को नुकसान की ऐसा लगा कि जो भी वहाँ के पब्लिक थे कि कहीं ना कहीं अब ये कुछ ज़्यादा ही मतलब मोनोपोली वाला सिस्टम आ रहा, तो इसे हटाना चाहिए। और उसे क्या किया जाता है कि मतलब हटाते हैं, और ऐसा नहीं होता कि अचानक से हट भी जाती है। सेंटर पे अभी भी उनकी गवर्नमेंट रहती है, लेकिन स्टेट पे कई सारे स्टेटों में कहीं ना कहीं दूसरी पार्टी आ जाती है। ठीक है, विवाद तो तभी उत्पन्न हुआ ना। अब क्या हुआ कि केंद्र ने क्या किया कि अनेक अवसरों पर इसका प्रयोग राज्य सरकारों को बर्खास्त करने के लिए किया, अथवा यहाँ पे क्या हुआ कि उसने राज्यपाल के माध्यम से बहुमत दल का गठबंधन को सत्तारूढ़ होने से रोका। उदाहरण के लिए सन 1980 के दशक में केंद्रीय सरकार ने क्या किया कि आंध्र प्रदेश और जम्मू कश्मीर की निर्वाचित सरकारों को बर्खास्त किया। यहाँ पे थोड़ा सा मैं अभी हाल फिलहाल का आपका एग्जाम्पल दूँ। ये जो आपका देखे होंगे कि मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ, थोड़ा गलत सेंस पे मत जाइएगा आप लोग। एमपी में क्या हुआ, आपकी एमपी की यदि सिचुएशन पता हो, यहाँ पे क्या होता है कि कांग्रेस की सरकार आती है। ठीक है, बस एक मैं समझाने के लिए कह रही हूँ, बिल्कुल गलत अपने माइंड में नहीं बैठाना है कि एमपी में कांग्रेस की सरकार आती है, यानी कि यहाँ के जो सीएम है वो कांग्रेस पार्टी से होते, लेकिन सेंटर पे क्या था, भाजपा से थे। ठीक है, अब क्या हुआ कि अब बीच में क्या हुआ, कैसे हुआ, कितने विधायक छोड़ के गए, कितने बीजेपी में शामिल हो गए, और हम तो बस ऊपर ऊपर की खबरें जानते हैं भैया, ये राजनीति है, इसके अंदर तो कोई जानता ही नहीं कि अंदर अंदर क्या हो रहा। कि कई सारे स्टेट ऐसे हैं, अभी जो हमने पढ़ा ना, कि कई सारे स्टेट ऐसे हैं जहां आज भी बिल्कुल प्रत्यक्ष एग्जाम्पल आपको देखने को मिल रहा है कि कांग्रेस मेजोरिटी से आती है। वो क्या करती है कि कुछ ऐसी घटनाएं घटती हैं कि उनके सारे के सारे विधायक ही चले जाते हैं, सारे के सारे सांसद ही चले जाते हैं, वो मेजोरिटी साबित नहीं कर पाते। उनसे मांगा जाता है कि आप अपना बहुमत साबित करो। कमलनाथ जी के द्वारा इस्तीफा दे दिया गया था। फिर एमपी में क्या हुआ, बीजेपी की गवर्नमेंट आ गई, सीधे से उन्हें बीजेपी की गवर्नमेंट। मैं ऐसे आपको समझाने के लिए कह रही हूँ, क्योंकि मैं नहीं कह सकती बिल्कुल श्योरली कि ऐसा ही हुआ होगा कि राज्यपाल के द्वारा ऐसा किया गया, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। बस एक समझाने के लिए कि ताज़ा ताज़ा यहाँ पे आप समझ सकते हैं किस तरीके से सरकारें बदल जाती हैं जब सेंटर और स्टेट में अलग अलग हो। कहीं ना कहीं राजस्थान में भी ऐसे हो रहा है कि वहाँ पे हमने देखा होते होते बच गया कि कहीं ना कहीं सिचुएशन ऐसी ही बन रही थी। ठीक है, कि राजनीति यहाँ पे कुछ खेल गए, और कैसे क्या हुआ कि जो भी कांग्रेस की सरकारें थी, क्यों ऐसा नहीं होता कि बीजेपी की जो गवर्नमेंट है जिस स्टेट में, कभी आप लोगों ने ये दिमाग में आप लोगों के नहीं आया कि जिस स्टेट में बीजेपी की गवर्नमेंट है, क्यों वो हमेशा मेजोरिटी साबित करके ही रखती है।
या उनके बीच कोई मतभेद नहीं होता, या उनके सांसद उन्हें छोड़ के जाते नहीं है? क्यों नहीं जाते वो? वजह क्या है? यानी कि हम लोग तो बस इतना सुन रहे हैं, हमेशा हमने देखा जहाँ-जहाँ भी विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई, आज आप बहुत अच्छे तरीके से आई होप कि ये सारी चीज़ें समझ पाएँगे, ठीक है? और बहुत अच्छे तरीके से ओपन माइंड से कभी भी आप क कोई बात सुनेंगे, तो अंधविश्वास पे नहीं जिएँगे कि अरे राम, राम ऐसा हुआ। तो अच्छे तरीके से ही आप उसे समझेंगे और क्रिटिसाइज़ भी करेंगे, तो फिर अच्छे तरीके से ही करेंगे। तो यहाँ पे आप देखिए कि अभी तक मुझे तो नहीं सुनने में आया, जब से मोदी सरकार चल रही है, कि किसी भी स्टेट में जहाँ पे कि बीजेपी की गवर्नमेंट है और वो बदल के कांग्रेस की गवर्नमेंट आ गई है, अदर पार्टी की गवर्नमेंट आ गई है, मुझे नहीं सुनने में आया। ठीक है, आपको आया हो तो बताइएगा। लेकिन हाँ, मुझे ये सुनने में ज़रूर आया, मैंने पढ़ा भी है, देखा भी है, कि जहाँ भी कांग्रेस की गवर्नमेंट है या अदर पार्टी की गवर्नमेंट है, वहाँ बिल्कुल भी मतलब पता नहीं उनको क्या हो जाता है, वो अचानक से अपनी पार्टियाँ बदल के इसमें शामिल होने लगते हैं। तो इसमें से कहीं न कहीं तो उनका वो अंदर का जो भी मामला है, आज आप समझ रहे होंगे कि मामला क्या है, कैसे है, ठीक है? कि प्रॉब्लम कहाँ पे हो रही है कि जब अलग-अलग दोनों हो, स्टेट पे अलग की सरकार हो, सेंटर पे अलग की सरकार हो, तो वो अपना लाते हैं। एमपी में तो कर लिया उन्होंने, अपना दबदबा बना लिया, बीजेपी गवर्नमेंट आ गई और बहुत अच्छे तरीके धड़ल्ले से आ चुकी है। लेकिन अभी कई स्टेटों में वैसा हुआ तो नहीं कर पाए, कोशिश की गई। तो ये सारी कुछ सोचने की बात होती है, हालाँकि इतना ज़्यादा सोचना नहीं है आपको, क्योंकि आपको चुनाव वगैरह नहीं लड़ने हैं, और जब लड़ना होगा तो देखा जाएगा, ठीक है? अभी उम्र भी बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि नवीन राज्यों की माँग, अब थोड़ा-सा आते हैं नवीन राज्यों की माँग में। इसके ऊपर वाले जितने भी हमने पढ़ी बातें, आई होप कि आपको समझ में आया होगा, और नहीं आया तो मैं फिर कह रही हूँ, जितने भी डाउट्स इस टॉपिक से रिलेटेड हो बिल्कुल आप पूछ सकते हो। 1 2 3 4 5 10 जितने भी हों आपके माइंड में, आप बिल्कुल पूछिए। मतलब राजनीति ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे डाउट होते हैं, लेकिन आप लोगों को कोई डाउट ही नहीं होते हैं। तो मुझे खुद पे डाउट होता है, आप लोगों को जब डाउट नहीं होते तो मुझे खुद पे डाउट होता है कि मतलब क्या है, या तो मैं अच्छे से समझा नहीं पा रही, या तो इतना अच्छा समझा पा रही हूँ कि आपके पास कुछ डाउट बचता ही नहीं है। और यदि है तो क्योंकि राजनीति जैसे सब्जेक्ट में यदि डाउट नहीं हुआ तो फिर तो बात गड़बड़ है। यहाँ पे तो क्वेश्चन पे क्वेश्चन उठने चाहिए कि ऐसा है तो ऐसा क्यों हुआ, ऐसा है तो ऐसा क्यों हुआ। तो थोड़ा सा आप लोग न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ेंगे तो डाउट तो तभी आएंगे जब आप पढ़ेंगे। जब आप पढ़ेंगे नहीं तो डाउट की सवाल पैदा ही नहीं होता कि डाउट आएंगे आपके मन में, ठीक है? तो पढ़िए राजनीति से रिलेटेड, और जिनका तो ऑप्शनल है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो तो ज़रूर पढ़ें। और राजनीति से रिलेटेड जितने भी मुद्दे आते हैं, एक भी नहीं छोड़ना आपको, ठीक है? तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लोग पढ़िए, और जब पढ़ेंगे तभी आप डाउट भी कुछ पूछ पाएँगे, आपके माइंड में आएँगे कि ऐसे से ऐसा होता है तो क्यों होता है? हाँ, डाउट ये है कि टॉपिक से रिलेटेड होनी चाहिए। पता नहीं कि आज हम संघवाद पढ़ रहे हैं, आप अब कार्यपालिका के डाउट लेके आ गए, तो ऐसा नहीं कि मैं बताऊँगी नहीं, लेकिन उसी टॉपिक से रिलेटेड हो तो कुछ ज़्यादा ही मज़ा आता है फिर, ठीक है? खैर अब आते हैं यहाँ पे कि नवीन राज्यों की मांग कैसे हुआ। हमारा भारत इस तरीके से बिल्कुल इतना सुंदर सा अभी नहीं था, तो बिखरा हुआ था, जैसे कि एक मोतियाँ होती हैं उस तरीके से वो बिखरा हुआ था, ठीक है? इसे सजोने में टाइम लगा है। अब यहाँ पे देखते हैं कि कुछ राज्यों की मांग उठी, कैसे होता क्या कि हमारी संघीय व्यवस्था में नवीन राज्यों के गठन की मांग को लेकर यहाँ पे यदि देखा जाए कि भी तनाव हमेशा रहा है, और राष्ट्रीय आंदोलन ने अखिल भारतीय मतलब एक राष्ट्रीय एकता को ही नहीं बल्कि राज्य समान भाषा क्षेत्र और संस्कृत पर आधारित एकता को भी जन्म दिया। हमारा राष्ट्रीय आंदोलन लोकतंत्र के लिए भी एक आंदोलन था, और अतः क्या होता है यहाँ पे कि राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान यह भी तय किया गया कि यथासंभव समान संस्कृत और भाषा के आधार पर राज्यों का गठन होगा। इससे क्या होगा कि स्वतंत्रता के बाद भाषाई आधार पर राज्यों के गठन की मांग उठी, और 1954 में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की जाती है, ठीक है? यहाँ पे क्या होता है कि भाषा के आधार पर लोग कहते हैं कि हमारा एक स्टेट होना चाहिए जहाँ पे एक ही भाषा वाले लोग हो। तमिल बोलने वालों का एक अलग स्टेट, कन्नड़ बोलने वालों का अलग स्टेट,
पंजाबी बोलने वालों का अलग स्टेट, गुजराती बोलने वालों का अलग स्टेट, जो खड़ी भाषा बोलते हैं उनके लिए अलग स्टेट। लोगों का ऐसा मानता, कुछ कहते थे हमारे कल्चर के अकॉर्डिंग स्टेट हमारे होने चाहिए, कि हम यदि यहाँ पे कुछ अलग तरीके के त्यौहार मना रहे हैं, अलग तरीके के हम उत्सव मना रहे हैं, उस तरीके के होने चाहिए कि एक समुदाय जो भी मना रहा है उधर का एक अलग स्टेट बना दो, इधर का आप एक अलग स्टेट बना दो। मांग सबकी उठती है, अलग अलग तरीके की उठती है। तो उसके लिए क्या किया जाता है कि एक आयोग का फिर से गठन किया जाता है। और कब किया जाता है? ये आयोग आपके बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, ये आप ध्यान रखिए। जितने भी एनसीईआरटी में आपके आयोग आते जाते हैं, उन्हें प्लीज आप अपने नोट्स में मेंशन करते जाइए, क्योंकि आयोग की आपसे एक लिस्ट तैयार हो जाएगी, तो आपको पढ़ने में बहुत आसानी होगी। अभी हमने एक आयोग पढ़ा कि राज्य और उसके विवाद के संबंध में, कि राज्यपाल का चुनाव निष्पक्ष तरीके से होना चाहिए। और दूसरा आयोग यहाँ पे फिर से आ रहा है कि किस तरीके से यहाँ पे जो पुनर्गठन आयोग की क्या की जाती है। कौन सा आयोग था? राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई, जिसने क्या किया कि प्रमुख भाषाई समुदायों के लिए भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की सिफारिश की। और उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं कि 1956 में कुछ राज्यों का पुनर्गठन हुआ, और इससे भाषाई आधार पर राज्यों के गठन की शुरुआत हुई। और यह प्रक्रिया अभी भी जारी है। 1960 में गुजरात और महाराष्ट्र का गठन हुआ, यानी कि 1956 में क्या हुआ कि राज्यों का पुनर्गठन हुआ। वो आप आंध्र प्रदेश का, यदि आपके अभी माइंड में आ रहा हो, थोड़ा मैं उसे भी क्लियर कर दूं कि 1953 में ही हम बात करें तो उसका गठन हो चुका था। तो हाँ, वहाँ पे राज्य एक सबसे पहला जो राज्य भाषा के आधार पर उसका गठन हो चुका था, ठीक है। तो उसका कभी कभी सन पूछा जाता है, और वो पहला स्टेट भी बना, और वो भी लैंग्वेज के आधार पर ही बना था। लेकिन उसके बाद जो आयोग कमेटी बैठती है, और उसके बाद से क्या होता है, और ये राज्य पुनर्गठन आयोग आपको याद रखना है कब था, 1954 में आता है। 1956 में ये अपनी रिपोर्ट देता है। तो इतना टाइम क्यों लगा? क्योंकि पूरी जांच पड़ताल इन आयोगों के द्वारा की जाती है। ये आयोग सिर्फ नाम मात्र के लिए नहीं बैठाए जाते हैं कि यदि हम राज्य के भाषा के आधार पर राज्यों का नामकरण करते हैं, या उन्हें डिवाइड करते हैं तो कैसा रहेगा, या उनके कल्चर के आधार पे करते हैं तो कैसा रहेगा, वो सारी चीज़ें उनमें जो आयोग होता है उनमें कई सारे मेंबर होते हैं, और वो मेंबर फिर पूरी अपनी रिपोर्ट एक तैयार करते हैं। तो अब इतना बड़ा देश है, टाइम तो लगता ही है। 2 साल बाद फिर आती है इनका जो भी राज्य पुनर्गठन था, इनकी सिफारिश की जाती है। इससे क्या होता है कि भाषा आधार पर राज्यों के, यानी कि भाषाई आधार पर राज्यों के गठन की शुरुआत हुई। और यह प्रक्रिया अभी भी आपकी जारी है। 1960 में गुजरात और महाराष्ट्र का गठन हुआ, और 1966 में पंजाब और हरियाणा को भी अलग अलग किया गया। और बाद में क्या हुआ, पूर्वोत्तर के राज्यों का पुनर्गठन हुआ, मतलब किया गया। और ये अनेक नए राज्य जैसे मेघालय, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश का जन्म हुआ। ये कहाँ के आपके स्टेट है? ये पूर्वोत्तर भारत के, ठीक है। ये जो आप यहाँ से सिक्किम के बाद ये देखते हैं ना, यहाँ पे ही सारे आते हैं। तो आपका मेघालय हो गया, मणिपुर हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, ये आपके ईस्ट के ही देश हैं आपके। अब उसके बाद थोड़ा सा यहाँ पे जो 1956 में हुआ था राज्यों का गठन, तो 1956 में जब कमेटी के द्वारा सिफारिशें की जाती हैं तो शायद 14 स्टेट थे, और 6 यहाँ पे केंद्र शासित प्रदेश थे, ठीक है। तो कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है कि उस टाइम 1956 में कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश का गठन हुआ था, तो ये भी आपको याद रखना है। अब उसके बाद यहाँ पे आता है कि 1990 के दशक में नए राज्य बनाने की मांग को पूरा करने तथा अधिक प्रशासकीय सुविधा के लिए कुछ बड़े राज्यों का विभाजन किया गया। बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश को विभाजित कर 3 नए राज्यों का क्रमशः झारखंड, उत्तरांचल और छत्तीसगढ़ बनाए गए। कुछ क्षेत्र और भाषाई समूह अभी भी अलग राज्य के लिए क्या थे कि मतलब संघर्ष कर रहे हैं, जिनमें से आंध्र प्रदेश में तेलंगाना और महाराष्ट्र में विदर्भ प्रमुख है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि यहाँ पे अंतर्राज्यीय विवाद, अब इसके बारे में हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में ही बात करेंगे। क्योंकि ये होता क्या है कि मान लीजिए पूरा ना सीधे सीधे आप पॉलिटी का जितना भी है, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ो यार, सीधे अपने से ही हम एग्जांपल ले सकते हैं कि हमारे घर के अंदर ही 2-4 बर्तन हुए ना, तो यदि हम साथ में रख दिए तो उनमें खटपिट होनी है। तो यहाँ पे क्योंकि यदि हम इस बर्तन से इसको टिका के रखें तो निकालेंगे तो इस पे तो आवाज़ आनी ही है। और सेम सिचुएशन होती है कि 2-4 भाई भी हुए, बहन भी हुए, तो उसमें भी दिक्कत होनी, झगड़े तो होते ही रहते हैं।
ठीक है। तो यहाँ भी सेम ऐसे ही है। हम एक भारत हमारा एक पूरा घर है, उसमें हमारे वो पापा जी रहते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर जो छोटे छोटे यहाँ पे ना हमारे चाचा पापा बब्बा बैठे हैं, तो इनमें तो झगड़े होने ही है, क्योंकि उन्हें लगता है कि भैया हमारे हाथ में पावर चाहिए, हमें लगता है कि हमारे हाथ में पावर होनी चाहिए। आप मध्यकालीन जो भारत की इतिहास है आप पढ़े होंगे कि वहाँ पे रिश्तों की कोई वैल्यू नहीं थी। बाप बेटे को मार रहा था, बेटा बाप को मार रहा था, दामाद ससुर को मार रहा था, ससुर दामाद को मार के गद्दी पे बैठ रहा था। कोई कदर नहीं कि मतलब हमारी बेटी विधवा हो रही है या क्या हो रहा है, हमारा बेटा ऐसा हो रहा है, एक माँ दूसरे माँ के बेटे को मार रही है। तो वहाँ पे बहुत आप जब उसे पढ़ेंगे, खैर आपके सिलेबस से अभी मतलब ज़्यादा नहीं है, आपके सिलेबस में उससे क्वेश्चन बहुत ही कम आते हैं, मेंस में तो बिल्कुल भी नहीं आते हैं, बट प्री में कुछ आ जाते हैं, तो पढ़ना ज़रूरी है। तो आप लोग यदि स्किप भी उसे कर देते हो चलेगा, लेकिन आप पढ़े होंगे यदि, तो क्योंकि होता है ना, एक तो हम हिंदी मीडियम वालों की प्रॉब्लम होती है, हम कुछ छोड़ना नहीं चाहते और पढ़ते हैं तो कुछ रिवाइज तो कर नहीं पाते, क्योंकि हम बहुत पढ़ते हैं, छोड़ने की तो हमारी आदत नहीं है। कि किसी ने कह दिया कि भैया मेडिएवल हिस्ट्री नहीं पढ़ोगे तो काम हो जाएगा, हमने कह दिया भैया हम तो छोड़ने वाले नहीं है, चाहे काम हो चाहे ना हो, हम तो उसे पढ़ेंगे। तो फिर क्या होगा कि टाइम हम उसमें वेस्ट करते, पता चला एक ही क्वेश्चन आया था, तो हमने एक क्वेश्चन के चक्कर में 10 क्वेश्चन पॉलिटी के पढ़ लेते तो 7 बन जाता, तो उसे हमने छोड़ दिया कि नहीं पढ़ना तो हमें है ये, ना तो रिवाइज किया तो ना तो इसका आया ना उसका आया, मतलब काम से गए। तो थोड़ा हमारी ये भी कहीं ना कहीं एक वीकनेस हम कह सकते हैं कि हम लोगों की होती है कि जितना भी आ रहा पढ़ना ही पढ़ना, छोड़ना नहीं हमें कुछ भी। तो इसमें से आप लोग बस याद रखिएगा कि लिमिटेड सोर्सेस बहुत ज़रूरी होते हैं। अभी जो मैम आई थी तो उन्होंने भी शायद, आप लोग यदि सुने होंगे तो उन्होंने भी शायद यही कहा कि हमें सोर्स लिमिट रखना चाहिए। और एंड हाँ, उनकी जो बुक लिस्ट है मेरे पास आ गई है, तो मैं उनका पूरा जो भी है आपको बताऊंगी कि क्या कैसे उनका था, तो वो भी देखेंगे आप लोग। बहुत शॉर्ट सोर्स, मतलब छोटा रखो यार, जितना हो सके हम कर पाएँ, जितना नहीं कर पाएंगे तो फिर क्या मतलब है। कम से कम यदि हमने राज्यपाल पढ़ा तो बेहतर तरीके से तो पढ़ लिया ना। और सबसे बड़ी बात है कि आज मैं थोड़ा सा यहाँ पे एक्स्ट्रा लेक्चर देना चाहूँगी, बहुत दिनों से नहीं दी हूँ, इसे तो हम बाद में करेंगे। जो भी यहाँ पे आप लोग पढ़ रहे हो तो प्लीज़ मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि पहले आप क्वेश्चन देखिए, बाद में कोई टॉपिक स्टार्ट कीजिए, टॉपिक पढ़ने के बाद उस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए बिना पढ़े। यहाँ पे आपको लग रहा है कि ऐसा बोल रही है मैडम, ज़रूरी है क्योंकि हमें एग्ज़ाम पास करना है, तो ये ज़रूरी है कि हम पहले क्वेश्चन देखें कि इस टॉपिक से रिलेटेड कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए जैसे मैंने संघवाद पढ़ा, कार्यपालिका ही पढ़ा, तो ये जितने भी टॉपिक हैं इनसे आप मेंस के क्वेश्चन देखिए, प्री के क्वेश्चन देखिए कि कितने क्वेश्चन बन रहे हैं, कैसे क्वेश्चन बन रहे हैं। और यदि नहीं बन रहे हैं या कि मतलब पूरा आपको यार, इतनी हमारे पास सुविधाएं आ चुकी हैं ना कि हमें तो कहीं ढूंढने जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है कि हम कहीं ढूंढने जाएं या कुछ करें। हमें तो सीधा बिल्कुल बना बनाया मटेरियल मिल रहा है पूरा, एकदम से ऐसी ऐसी वेबसाइट है जहाँ पे तो आपको पॉइंट वाइज दिए गए हैं, या तो बुक आती हैं, बुक में भी पूरा पॉइंट वाइज ही होता है, तो वहाँ से भी आपको बिल्कुल प्रॉब्लम्स मेरे हिसाब से कि नहीं होगी, तो उससे भी आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ना देखिए, अभी हमने कार्यपालिका पढ़ी, विधायिका पढ़ी और इसमें से न्यायपालिका पढ़ी। मैं आपको एक क्वेश्चन बताती हूँ, इसी मतलब इसी लेसन का जो है हमारे इसी बुक का एक क्वेश्चन 2013 में आता है। वहाँ पे क्या बात करता है, क्योंकि यूपीएससी ना सीधे नहीं पूछता है कि आप संविधान की विशेषता बता दो हमें इतना बेवकूफ़ नहीं है, वरना जितने लोग तैयारी कर रहे हैं वो सबके सब वहाँ पे भर्ती हो जाते, उन सब का सिलेक्शन हो जाता, ठीक है। तो क्वेश्चन कुछ उनका ट्रेंड कैसे होता है, एंड आप लोग यदि अच्छे तरीके से समझे होंगे तो आपका आंसर ज़रूर अपने माइंड में उसका आप बना पाएंगे कि ऐसे हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या था कि संविधान में संशोधन करने के संसद के स्वैच्छिक अधिकार पर भारत का उच्चतम न्यायालय नियंत्रण रखता है, समालोचनात्मक विवेचना कीजिए। हमने न्यायपालिका पढ़ा, हमने संसद भी पढ़ा, हमने कार्यपालिका भी पढ़ा, मैं आपको वहाँ भी समझाई हूँ कि यह एनसीईआरटी जो अभी हम पढ़ रहे हैं, मैं इसीलिए आपको बोलती 10-12 बार पढ़िए इसे आप, कोई गम नहीं, 20 बार भी हो जाए कोई गम नहीं, क्योंकि इसको पढ़ने के बाद आपकी समझ आएगी। एंड ये क्वेश्चन है, आप बताइएगा, देखिएगा कौन सी बुक में इसका आंसर आप ढूंढ पाएंगे। हम बहुत तरीके का पढ़ेंगे जब, तब हम एक क्वेश्चन बना पाएंगे।
अब ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि संविधान में संशोधन करने के, यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में आपके संशोधन हो रहे हैं, तो संसद के जो स्वैच्छिक अधिकार पर, यानी कि संसद का जो मन कर रहा, जिसमें मन कर रहा वो संशोधन किए दे रहा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ कि भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है वो इस पे नियंत्रण रखता है। यहाँ पे समालोचनात्मक आपको विवेचना करनी है कि कैसे नियंत्रण रखता है। इसके लिए कुछ आपके आर्टिकल भी हैं, यहाँ पे आपको याद हो तो बहुत अच्छे तरीके से हम लोग उसे समझे भी हैं। एंड इस क्वेश्चन का ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा सा तो आपके माइंड में आया होगा, और हो सके तो इस क्वेश्चन को आज आप लोग लिखने की कोशिश भी करिएगा। सही गलत जैसे भी बने वैसे ही लिखिएगा, क्योंकि इसको पढ़ चुके हैं हम लोग। और यदि आपसे नहीं बन रहा तो प्लीज़ मैं कहूँगी कि अच्छे तरीके से थोड़ा रिवाइज पे ध्यान दीजिए आप लोग, और 1 से 2 बार वीडियो सुनिए, आपका बहुत अच्छे तरीके से सारी चीज़ें कंप्लीट होगी। एंड बुक तो आपको खुद से पढ़नी है कि देखिए अभी यहीं से ये क्वेश्चन बन गया कि कैसे संसद सुप्रीम कोर्ट नियंत्रित रख सकती है कि आपका जिस पे मन कर रहा आप उसी पे संशोधित किए दे रहे हो। तब तो गड़बड़ है ना, कि आप ऐसा करोगे यदि तो फिर मामला हमारा गड़बड़ हो सकता है। तो यहाँ पे आपको 200 शब्दों में लिखना, लेकिन आप 100 शब्दों में भी लिख दो तो हो सकता है कि आप 300 भी पहुँचा दो, लेकिन प्लीज़ लिखने की कोशिश करिएगा। मैं क्वेश्चन एक बार फिर बोल रही हूँ, आप लोग इसे नोट कर लीजिए कि संविधान में संशोधन करने के संसद के स्वैच्छिक अधिकार, एक एक टॉपिक को आप समझिए कि संविधान में आपके संशोधन करने के संसद के, पार्लियामेंट के जो है स्वैच्छिक अधिकार, जो अपने मन से वो अधिकार बना के रखे हैं। पर क्या होता है कि स्वैच्छिक अधिकार पर भारत का उच्चतम न्यायालय नियंत्रण रखता है कि वो जब भी अपने मर्जी से क्या करेंगे कि कोई भी यहाँ पे संशोधन कर रहे हैं किसी भी आर्टिकल पे, किसी भी जगह पे, तो संविधान का व्याख्या कौन है, सर्वोच्च न्यायालय है। और जब वहाँ पे बात जाती है तो वो उसे खारिज करने की भी पावर रखता है, यानी कि वो उसे नियंत्रण करता है। ठीक है, तो यहाँ पे प्लीज़ आप, और इसमें आगे लिखना आपको समालोचनात्मक विवेचना करना है, तो इसे कीजिएगा और यहाँ पे कोशिश ज़रूर कीजिएगा। हो जाए तो लिखने के बाद आप मुझे कमेंट करके ये भी बताइएगा कि हाँ हम लिख चुके हैं। ठीक है, क्योंकि अब देखने के लिए तो हो सकता है अनिल सर के पास आप लोग भेज दीजिएगा तो चेक भी कर लेंगे, लेकिन और यहाँ पे मैं आपकी जो भी आप लिखे होंगे तो यहाँ पे मैं स्लाइड पे दिखा भी दूँगी कि आपकी क्या क्या गलतियाँ हैं। लेकिन प्लीज़ अब आप लोग थोड़ा सा इसे भी स्टार्ट कर दीजिए तो बहुत अच्छा होगा। एंड जो अभी अंतर्राज्यीय विवाद है ना, इससे रिलेटेड भी एक क्वेश्चन है यहीं पे 2013 में ही पूछा गया था, तो इसके बारे में जब हम इसको ख़त्म कर लेंगे तब मैं बात करूँगी। अब आपको इसकी इम्पोर्टेंस समझ में आ रही होगी, तो पहले आप क्वेश्चन देखेंगे तो ना आप बहुत अच्छे तरीके से मज़े से पढ़ पाएंगे। कि मैंने ये क्वेश्चन इसीलिए आपको बताया कि क्वेश्चन देखने के बाद आप किसी टॉपिक को पढ़ते हैं, किसी सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, तो मुझे लगता है कि हम अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कर पाएंगे अपनी। ठीक है, तो आई होप कि आप मेरी बातों को थोड़ा बहुत तो आपके माइंड में घुस ही रही होगी, यदि ध्यान से सुन रहे होंगे। और यदि सोते सोते सुन रहे होंगे तो वो तो पता नहीं कोई और ही सुन रहा होगा। ठीक है, आप तो नहीं सुन रहे होंगे, लेकिन हाँ थोड़ा आंखें कान खोल के सुनना है, ताकि क्या हो कि हम जिस लाइन पे आए हैं वो कहीं ना कहीं हम अपना टारगेट पूरा कर लें, अचीव करें, तो ही मज़ा आता है। वरना फिर हम एक एग्जाम्पल बन के रह जाते हैं, अरे उनके जैसे पढ़ाई कर रहे हो, वो तो 10 साल से कर रहे हैं, हुआ नहीं आज तक। तो फिर एक एग्जाम्पल ही बन के रह जाना हो तो मत पढ़िए। और है कि हमें सिलेक्शन लेना है तो फिर आप पढ़िए, वरना फिर लोग वही दलीलें ही देते हैं कि उनके जैसे पढ़ रहे हो, वो तो 10 साल से पढ़ रहे हैं, इतना आसान नहीं होता यूपीएससी निकालना। तो हमें ऐसा करना कि भाई आसान होता है, हम भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा हमारी अप्रोच कुछ अलग तरीके की होनी चाहिए। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, आप लोग पढ़ते रहिए एंड रिवाइज करते रहिए। और फिर कहूँगी ये एनसीईआरटी जो सेकंड पार्ट है इसका जितनी बार हो सके प्लीज़ पढ़ डालिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ सकें आप उतना पढ़िए, बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं कहूँगी कि आप लक्ष्मीकांत भी मत पढ़ो, लेकिन इस एनसीईआरटी को ज़रूर पढ़ो, मेरे से मत सुनो, पढ़ो, आप खुद से पढ़िए, खुद से उसे मार्क्स करिए। जो आपके पास हार्ड कॉपी में बुक हो या सॉफ्ट कॉपी में बुक हो, से भी हो आपके पास, उसे पढ़िए, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ठीक है, मिलते हैं फिर।